नमस्कार दोस्तों। आज आप जानते हैं कि सीटीटी परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे संबंधित टॉपिक बुद्धि पर हमेशा 1 या 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। अगर ये आपका अच्छे से हो गया तो आपके 1 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बुद्धि बुद्धि का मतलब है इंटेलिजेंस। पहले ज़माने में ज्ञान पाना ही बुद्धि उपलब्धि समझा जाता था, किंतु बुद्धि एवं ज्ञान यह अलग अलग है। केवल पढ़ने सीखने से बुद्धि प्राप्त होती है ऐसा भी नहीं है, अपितु बुद्धि यह मनुष्य जीवन का ऐसा अंग और शक्ति है जिसके जरिए मानव विशिष्ट स्तर पर विशिष्ट ढंग से विचार करने एवं नव निर्माण की क्षमता रखता है। सभी व्यक्ति समान रूप से योग्य नहीं होते। मानसिक योग्यता ही उनके असमान होने का प्रमुख कारण है। जैसे कई बालक प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ सामान्य और कुछ मंदबुद्धि के होते हैं। इसी आधार पर कई परिभाषाएं दी गई है। तो परिभाषाएं देखते हैं। पहली परिभाषा है मैकडूगल की। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रकाश में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जा सकता है। यह मैकडूगल की परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा, जिन्होंने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन की परिभाषा देखते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। आगे की परिभाषा देखते हैं। बीने के अनुसार बुद्धि इन चारों शब्दों में निहित है। बुद्धि में क्या होता है कि 4 शब्दों में वह निहित है, ऐसा बीने का मानना है। उन्होंने लिखा है कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित होती है। तो बर्किंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बर्किंघम ने माना है कि सीखने की शक्ति को ही उन्होंने बुद्धि माना है। आगे अब यहाँ पे मैंने जो है 5 परिभाषा दी है, उसके आगे हम बुद्धि की जो विशेषताएं होती है उन विशेषताओं को देखेंगे। तो बुद्धि की कौन सी विशेषताएं होती है? पहली विशेषता है बुद्धि जन्मजात एवं वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त एक स्वाभाविक शक्ति है। मतलब बुद्धि सबको अलग अलग होती है। सबकी बुद्धि, आपको पता ही है कि सबकी बुद्धि कैसी होती है, अलग अलग होती है। मगर जिन लोगों के माता पिता या वंशानुक्रम से उनमें उस बुद्धि आती है, मतलब अगर उनके घर का भी वातावरण या परिसर अच्छा हो और उनके या सब एजुकेटेड हो, तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके घर में अगर इसी तरह का मान लो कोई इंजीनियर अगर उसके माता पिता है, तो उनका बच्चा भी सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा प्रगति कर देता है। तो इसी तरह बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। बुद्धि जन्मजात एवं वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त एक स्वाभाविक शक्ति मानती है। दूसरी विशेषता है बुद्धि से व्यक्ति को ज्ञानार्जन में विशेष सहायता मिलती है। मतलब अगर बुद्धि हो तो वह नया नया ज्ञान क्या कर लेता है? हासिल कर लेता है। मतलब बुद्धि के द्वारा वह ज्ञानार्जन कर सकता है। आगे का तीसरी विशेषता देखते हैं। बुद्धि पर वंशानुक्रम का काफी प्रभाव पड़ता है। मैंने अब पहले इसमें ही है कि वंशानुक्रम, वंशों से जो उनकी बुद्धिमत्ता रहती है वो चलती रहती है और एक से दूसरे में वह आती जाती है वंशानुक्रम के द्वारा। इसीलिए अगर किसी के घर में बहुत अच्छे बुद्धि के लोग होते हैं तो उनके घर में आगे की बच्चों में भी अच्छी बुद्धिमत्ता पाई जाती है। लेकिन यह पूरी तरह से सही भी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ बच्चे अगर किसी भी वातावरण में हो तब भी उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहती है। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं जो जिसके कारण कभी कभी जिनके घर में बहुत अच्छा वातावरण रहता है, जो उनके घर में सभी बहुत पढ़ लिखे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, मगर अगर सामान्य तौर पे देखा जाए तो बहुत सा वंशानुक्रम के कारण उनका बहुत सारे बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। लिंग भेद और जाति भेद पर बुद्धि का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब लिंग भेद मतलब ऐसा माना जाता है कि लड़कियों में ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, लड़कों में ज़्यादा होती है। इस तरह का जो लिंग भेद रहता है वो जो होता है उसमें
ऐसा कुछ सही नहीं है कि लड़कियों में कम रहती है और लड़कों में ज़्यादा रहती है। ये लिंग भेद बुद्धि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सबकी बुद्धि जो रहती है उनके अनुसार रहती है, वंशानुक्रम के अनुसार रहती है। तथा जाति भेद, अब जो कहा जाता है कि निचली जातियों के लोगों में ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, उन्हें क्या करना है क्या नहीं वो समझ नहीं आता, उनमें वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, ऐसे जो माना जाता है वो गलत है। ये सब साबित भी हो चुका है आगे। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि पर लिंग भेद और जाति भेद का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवी विशेषता है बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। मतलब बुद्धि कोई एक इकाई नहीं है कि बुद्धि बोला हमने तो वो बुद्धि है, ऐसा नहीं है। बुद्धि में कई सारे अनेक इकाइयों का वह समूह होती है जिसके द्वारा फिर वो बुद्धि का निर्माण होता है। आगे की विशेषता देखते हैं। बुद्धि की शक्ति से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों, संकटों और समस्याओं का व्यक्ति आसानी से सामना कर लेता है। तो अगर व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करता है, चाहे उस पर कितनी भी समस्याएं आए, संकट आए, उन सभी को वो आसानी से सामना कर सकता है। सातवीं विशेषता देखते हैं। बुद्धि की सहायता से व्यक्ति को जटिल से जटिल और सूक्ष्म एवं विस्तृत तथ्यों को सुलझाने में सहायता मिलती है। मतलब बुद्धि अगर होती है तो वो जटिल से जटिल और सूक्ष्म और विस्तृत तथ्यों को भी सुलझाने में सहायता मिलती है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट अलग अलग तरह के कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में वो क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उन तथ्यों को ढूंढते हैं और उनसे उन्हें सुलझाने में कोशिश करते हैं। आठवीं विशेषता है समुचित वातावरण में सहायता मिलती है। अगर वातावरण अच्छा रहता है तो बुद्धि के विकास में भी सहायता मिलती है और बुद्धि अच्छी होती है। आगे देखते हैं। नवीं विशेषता है बुद्धि अर्जित की हुई शक्तियों से परे होती है। मतलब जो हम अर्जित ज्ञान करते हैं उससे क्या है, बुद्धि जो होती है उसके परे होती है। मतलब हर एक की बुद्धिमत्ता एक दूसरे से अलग अलग होती है। मतलब अगर कोई बच्चा है तो अर्जित ज्ञान से वो अपनी आपको ज्ञान बढ़ा जरूर सकता है मगर उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती है। वह जितनी है उतनी रहती है मगर उसका ज्ञान जरूर वो बढ़ा सकता है। मतलब बुद्धि जो होते हैं वह अर्जित की हुई शक्तियों से वह परे होती है। बुद्धि का विकास किशोरावस्था से लगभग मध्यकाल में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मतलब किशोरावस्था में के मध्यकाल में उसका विकास क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। आगे देखते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। अब बुद्धि हमने पहले देखा कि बुद्धि पर जो भी वातावरण रहता है उसका प्रभाव रहता है और वंशानुक्रम का भी। मतलब वंशानुक्रम से परंपरा के अनुसार एक दूसरे में वह आ जाता है बुद्धि का। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण इन दोनों में जो अंतःक्रिया होती है उससे बुद्धि पर प्रभावित होती है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के इन्हीं आधारों पर कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये बुद्धि के सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। अब एक तत्व का सिद्धांत लिखा है अल्फ्रेड बिने ने, जो 1905 में उन्होंने लिखा है। उनका मानना था कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक ही इकाई के रूप में कार्य करती है। तो उनका क्या मानना था कि बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई उन्होंने माना है। इसलिए वो कहते हैं कि इस सिद्धांत में के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक जो योग्यताएं होती है वो एक ही रूप में कार्य करते हैं। मतलब कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्र में भी निपुण है, ऐसा माना गया है। जो विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा क्या हो गया, बाद में असत्य साबित हो गया। क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में निपुण है तो बाकी के क्षेत्रों में भी वो निपुण नहीं हो सकता ना, कि वो बाकी के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आगे चलकर इनकी जो सिद्धांत था उसमें परिवर्तन हो गया, संशोधन से ये गलत साबित हुआ। आगे का सिद्धांत देखते हैं। तो अल्फ्रेड बिने का कौन सा सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत, इसे याद रखिए। दूसरा सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, तो दो स्पीयरमन ने माना था। तो अब स्पीयरमन ने क्या माना कि बुद्धि में 2 फैक्टर थ्योरी मानी। जो पहला जो फैक्टर होता है वो सामान्य, जो परिवर्तन नहीं होता, जो सामान्यता रहता है, जो सभी में रहती है, उसे उन्होंने सामान्य यानी जनरल फैक्टर माना।
और दूसरा जो था वह स्पेसिफिक यानी विशिष्ट कारक होते हैं। मतलब हर व्यक्ति में एक जो सामान्य होता है वो जन्मजात रहती है बुद्धि, और जो विशिष्ट होता है वो जन्मजात नहीं रहता है, वो हम क्या करते हैं अर्जित किया जाता है। जैसे कि गाना सीखते हैं तो इसी को क्या कहेंगे विशिष्ट फैक्टर। अब विशिष्ट फैक्टर क्या होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, मगर उसकी मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। बाद में इसमें कई घटक बढ़ भी सकते हैं। तो यही उनका मानना था कि जो सामान्य घटक और विशिष्ट घटक के कारण ही फिर बुद्धि का क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है और बुद्धि तैयार होती है। यह उनका द्विकारक का सिद्धांत था। किसका, स्पीयरमैन का। तो उन्होंने सामान्य घटक और विशिष्ट घटक, और उन्होंने सूत्र दिया है G+S1, मतलब पहली बुद्धिमत्ता, मतलब कई बुद्धि जो रहती है विशिष्ट कारक जो एक व्यक्ति के अंदर सम्मिलित रहते हैं। तो G+S1+S2+S3, मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे काम कर सकता है, गाना गा सकता है, और भी ज़्यादा फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकते हैं, मतलब उनमें जो विशिष्ट कारक भी हो सकते हैं, तो मगर उनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम या ज़्यादा होती है। एक ही विशिष्ट कारक होता है उसकी इसके कारण वो इसमें जो भी उसमें जो गुण होता है विशिष्ट कारक का, तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो उसमें प्रगति कर देता है। आगे का सिद्धांत देखते हैं। आगे का सिद्धांत है बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत। अब बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत के प्रवर्तक है रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। तो स्टर्नबर्ग ने क्या है कि उन्होंने बुद्धि के तीन कारक माने हैं। एक घटक संदर्भीय, दूसरा अनुभव सिद्धांत, और तीसरा संदर्भात्मक उपसिद्धांत। अतः इसमें घटक संदर्भीय सिद्धांत का मतलब है समस्या समाधान तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है, और तथा वह अमूर्त चिंतन में भी प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर हम कोई काम अगर पहली बार करते हैं तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं हम कैसे करेंगे, फिर हम उसके बारे में सोचते सोचते ही हम उसके लिए एक योजना बनाते कि हम ये कार्य इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। और इसीलिए यह जो बुद्धि को उन्होंने घटक संदर्भी बुद्धि माना है, जो जिसके कारण हम उस कार्य के समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं और वो कार्य हम करते हैं। जो उसके बाद उन्होंने लिखा है अनुभव सिद्धांत। अब अनुभव सिद्धांत यह क्या है, तो अनुभव सिद्धांत जो कार्य हमने पहली बार किया उस कार्य के करने के पश्चात जब हम वो उसी कार्य को हम फिर से दोहराते हैं तो वो क्षमता क्या हो जाती है, हमें आ जाती है कि उस कार्य को करने की जो क्षमता है, अनुभव का जो हमें ज्ञान मिलता है, उसी को वो दोहराने पर हमें उसका उपयोग हो जाता है। मतलब वही कार्य हम अच्छे से फिर बाद में दोहरा सकते हैं। और तीसरा जो है संदर्भात्मक उपसिद्धांत। अब संदर्भात्मक उपसिद्धांत मतलब जब हम एक बार जो कार्य करते हैं फिर बाद में उसको दोहराते हैं, और तीसरी बार जब हम उसे अपने अनुकूल परिवर्तित कर देते हैं, मतलब वातावरण के अनुकूल हिसाब से हम अपने आप को कभी कभी बदल देते हैं, और फिर बाद में इसी वातावरण को हम अपने हिसाब से फिर बदलते हैं। और जैसे कि घर, नौकरी, बाजार से आने जाने की जो समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को हम बाद में पहले हम उनके हिसाब से बदलते हैं और फिर बाद में उसे अपने हिसाब से बदल देते हैं। तो ये जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में यह बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत रखा है। आगे का सिद्धांत देखते हैं। आगे का सिद्धांत है समूह घटक सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है थॉमसन। तो अब जो थॉमसन जो थे उन्होंने स्पीयरमैन का जो द्विघटक सिद्धांत है उससे वह सम्मिलित थे, म्हणजे सहमत थे, मगर उनका यह मानना था कि कोई सामान्य घटक वह जो है वो सामान्य घटक को वो महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि बुद्धि के जो घटक रहते हैं वह अलग अलग कार्य न करके एक साथ समूह में कार्य करते हैं, ऐसा उनका मानना था। मतलब वो जो सामान्य घटक को जो स्पीयरमैन ने जो महत्व दिया है वो थॉमसन महत्व नहीं देते। उनका क्या मानना है कि बुद्धि जो कार्य करती है वो इकट्ठा अनेक जो इकाइयाँ है वो क्या करती है, समूह में कार्य करती है। और इनका सूत्र है
G+1 मतलब वो एक ग्रुप बना के वो कार्य करती है। इस तरह से उनका सूत्र भी उन्होंने दिया हुआ है। आगे का देखते हैं सिद्धांत। आगे का सिद्धांत है समूह कारक सिद्धांत। अब ये दोनों जो है वो समूह कारक सिद्धांत है, मगर उनके जो प्रवर्तक है वो दोनों अलग अलग है। जो पहले थे वो थॉमसन थे और दूसरे है वो थर्स्टन है। तो थॉमसन ने ग्रुप सिद्धांत और उनके सूत्र भी अलग अलग है, इनका इस बात का ध्यान रखिए। और समूह कारक जो सिद्धांत है वो थर्स्टन का है। तो समूह कारक सिद्धांत यानी पीएमए का मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को ही उन्होंने समूह कारक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत भी माना जाता है। तो इसके अनुसार जो है इसमें बुद्धि के 13 कारक माने हैं। थर्स्टन ने क्या किया है, बुद्धि के उन्होंने 13 कारक माने हैं तथा उन्होंने 7 मूल कारक बताए हैं और इन 7 कारकों को उन्होंने मूल बताया। तो इसमें से पहला कारक है शाब्दिक कारक, दूसरा प्रात्यक्षिक कारक, तीसरा दैशिक कारक, चौथा अंकित योग्यता, पांचवा स्मृति शक्ति और छठा शब्द प्रवाह और सातवां तर्क शक्ति। तो इन्होंने जो 7 कारक माने हैं ये कारकों के अनुसार शाब्दिक मतलब शब्द का अर्थ, उसका ज्ञान, वो सभी इसमें आते हैं। प्रात्यक्षिक मतलब प्रत्यक्ष करना, दैशिक मतलब अवकाशीय ज्ञान मतलब हर अवकाश के ज्ञान होना या आजू बाजू के दृश्य प्रतिमाओं का ज्ञान होना। अंकित योग्यता यानी न्यूमेरिकल योग्यता मतलब संख्यात्मक योग्यता मानी जाती है। स्मृति शक्ति मतलब जो याद रखने की शक्ति है। शब्द प्रवाह शब्दों का प्रवाह की शक्ति होती है। तर्क यानी अनुमान करने की शक्ति। यह सब उन्होंने थर्स्टन ने माना है और उनका मानना था कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 1 और प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 2 मतलब उन्होंने क्या किया है कि जो बुद्धि रहती है वो उन्हें जो बाकी के कारक के साथ साथ 7 मूल कारक बताए और जो 13 कारकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, यह उनका मानना था। आगे का सिद्धांत जो है बहुकारक सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक जो उन्होंने कहा है कि बुद्धि के विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है उन्होंने, जो कारक स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अब थॉर्नडाइक का मानना क्या है कि बुद्धि के जो कारक होते हैं वो मिश्रण तो होते हैं, मगर वो क्या है फिर भी वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में जो मज्जा और जुर जो रहते हैं वो सब क्या करते हैं, एक साथ कार्य, जब तक उनका एक साथ मिलकर कार्य नहीं होता तब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। मगर वो हर एक जो शरीर के अंग रहते हैं या शरीर के अंदर के मज्जा रज्जु रहते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। एक साथ तो कार्य करते हैं मगर वो उनका कार्य जो क्या है वो अलग अलग है। तो इसी तरह से उनका यह मानना था कि बुद्धि के विभिन्न कारक जो रहते हैं वो मिश्रण तो होते हैं मगर वह हमेशा अलग अलग अपने अपना कार्य करते रहते हैं। और उन्हें जो स्पीयरमन ने बताए हैं कि विशिष्ट घटक और सामान्य घटक ये उन्हें मान्य नहीं थे, कि उनका मानना था कि विशिष्ट घटक और सामान्य घटक ऐसे कुछ नहीं होता है। आगे का सिद्धांत देखते हैं। आगे का सिद्धांत है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब ये जो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इस पर पेपर 2 में कई बार कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार का वर्णन किया है। तो पहला प्रकार है शारीरिक या गति संवेदी बुद्धि। अब शारीरिक या गति संवेदी बुद्धि का मतलब क्या होता है कि शरीर के अंग तथा पेशीय कौशल्य का उपयोग करना। जैसे कि शरीर में जो भी हमारे अंग है और पेशीय कौशल्य है उनका उपयोग करके जिनका जो कार्य करते हैं उन लोगों को शारीरिक गति संवेदी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, ये गार्डनर का मानना था। जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, नृत्य करने वाले नृत्य कहते हैं आदि लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने शरीर के अवयवों का उपयोग अच्छे से करके आगे बढ़ते हैं, उनमें इस तरह की बुद्धिमत्ता अधिक होती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल बुद्धि। तो इंटरपर्सनल बुद्धि को क्या मानते हैं कि जो
इंट्रापर्सनल बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनमें दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा और अभिप्राय को उचित तरीके से समझ पाने की और उस पर प्रतिक्रिया करने की योग्यता रहती है। यानी कि वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। उन्हें दूसरों के बारे में समझना अच्छा लगता है और उस पर वह प्रतिक्रिया भी करते हैं और उन पर अभिप्राय भी देते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो। आगे के हैं अंतर व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल लोग। तो जो इंट्रापर्सनल लोग होते हैं वो जो रहते हैं वो अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रायों तथा इच्छाओं को जानकर उसका ज्ञान को दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और जैसे कि दार्शनिक यानी मानसशास्त्रीय और जैसे आर्किटेक्ट होते हैं जो अपनी अब उनके हिसाब से वो अपने रचना बनाते हैं, अपनी डिज़ाइन बनाते हैं और वो सब लोगों के साथ क्या करते हैं कि दे सकते हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो आगे का देखते हैं। तो ये अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग क्या होते हैं, वो दूसरों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। पहले जो 2 नंबर का देखा हमने, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्व्यक्ति बुद्धि, इन दोनों पे सवाल पूछा गया था। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले लोग जो होते हैं वो दूसरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और अंतर्व्यक्ति लोग जो रहते हैं वो अपने आप को समझते हैं और फिर अपने अंदर की जो अंतःक्रिया है वो दूसरों के साथ बांटते हैं या फिर अपने अंदर के गुणों को वह दूसरों को दिखाते हैं। यह दोनों में अंतर है। आगे का देखते हैं। तो चौथी जो है बुद्धि, तो भाषागत बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक, जिसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है। यह ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे उन्हें भाषा का पूरी तरह से ज्ञान रहता है, वो भाषा के हर एक सुर, ताल, लय, उन सभी बातों का उन्हें क्या रहता है, ज्ञान रहता है और वो उसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। उनका जैसे कि उदाहरण कवि, लेखक जो भाषा के स्वर, ताल, लय, सुर आदि सभी बातों का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान रहता है। 5वीं बुद्धिमत्ता है तार्किक गणितीय, लॉजिकल यानी मैथमेटिकल बुद्धिमत्ता। तो ऐसे जो लोग रहते हैं वो तर्क करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा रहती है, जो समस्या समाधान बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनमें वैज्ञानिक चिंतन आदि गुण सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखेंगे तो हम गणितज्ञ जो रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं आदि लोग। तो ये जो लोग रहते हैं उनमें इस तरह की तार्किक गणितीय क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है। छठा जो है वो देशिक है। देशिक को स्पेशियल और विजुअल भी कहा जाता है। यह दृश्य, इसका मतलब होता है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। मतलब दृश्य और दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से समझने की योग्यता। मतलब क्या, जो योग्यता जो आजू बाजू में जो बाजू में जो वातावरण रहता है उसे देखने की और उसे समझने की एक दृष्टि, जैसे हम कह सकते हैं दृश्य यानी कि दृष्टि, उनसे समझने की क्या होती है, उन लोगों में एक अलग ही दृष्टि रहती है और वो उस तरह से हर आजू बाजू की दिशाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। उसके अंदर बाजू में जो भी सौंदर्य है, जो कुछ भी है, उस चीज़ को वो अलग तरीके से देखते हैं और उसे अलग तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए विमान चालक को क्या रहता है कि उसे दिशाओं का ज्ञान रहना चाहिए। अगर वो विमान चला रहा है तो उसे हर दिशा का ज्ञान रहना चाहिए कि किस दिशा में कौन है और इसीलिए उसकी दृष्टि जो रहती है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए, तभी वो विमान अच्छे से चला सकता है। इसीलिए देशिक जो बुद्धिमत्ता रहती है ऐसे लोगों में अलग रहती है। चित्रकार होंगे, नाविक होंगे, मूर्तिकार होंगे आदि जो लोग रहते हैं उनमें दिशाओं का ज्ञान रहता है और उनकी नज़र जो रहती है किस जगह पे किस तरह की आकृति है, कौन सी दिशा कहाँ पे है, ये ऐसा जो रहता है उनमें वो दृश्यात्मक जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत अधिक रहती है। आगे की बुद्धिमत्ता है संगीतात्मक यानी म्यूजिकल बुद्धिमत्ता जो रहती है वो इन व्यक्तियों में
बेबी लय, सुर और ताल आदि का बहुत अच्छा उन्हें ज्ञान रहता है, जैसे संगीतकार और गायक। और आगे की बुद्धिमत्ता है प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता, यानी नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक इन्हें प्रकृति में रहना, पेड़ पौधे जानवरों को देखना आदि में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। ऐसे लोगों को प्रकृतिवादी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें जानवरों के साथ रहना, जानवरों की देखभाल करना, प्रकृति के साथ रहना। तो ऐसे लोग हमेशा क्या करते रहते हैं कि प्रकृति में घूमते रहते हैं और जानवरों की मदद करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्रकृति के खोज किया करते हैं। ऐसे लोगों को प्रकृतिवादी कहा जाता है, जो जिनमें जानवरों के डॉक्टर भी आ सकते हैं, वनस्पति तज्ञ आ सकते हैं, वातावरण विशेषज्ञ आ सकते हैं, आदि लोग इस तरह के होते हैं। आगे का सिद्धांत देखते हैं। आगे का सिद्धांत है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत। अब 2 बार आया है त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत, मगर वो अलग है और ये अलग है, इसके प्रवर्तक अलग अलग हैं और उनके मत भी अलग अलग हैं। तो इसके जो प्रवर्तक है वो गिलफोर्ड है, जिन्होंने 1959 में यह त्रिआयाम का बुद्धि सिद्धांत लिखा था। जो उनका जो मानना था, उन्होंने 1959 में ये अपने 3 फेसेस ऑफ इंटेलेक्ट इस ग्रंथ में यह सिद्धांत मान रखा है। और उन्होंने इसमें क्या दिया है कि उन्होंने आशय के 4 भाग बताए हैं, प्रक्रिया के 5 भाग बताए, मतलब कारक बताए हैं, तथा निर्मित के उन्होंने 6 कारक बताए हैं। तो 4 × 5 × 6 = 120 ऐसे उन्होंने कारक बताए हैं। आगे चलकर उन्होंने इसमें और भी ज़्यादा संशोधन किया और इसके उन्होंने बाद में 150 कारक बताए। तो यही उनका बुद्धि का सिद्धांत है। और उन्होंने का मानना था कि बुद्धि कोई एक नहीं होती, उसके अनेक सारे कारक है और इन्हीं अनेक सारे कारकों को वो संशोधन करके बढ़ाते चले गए और उन्होंने इन कारकों की संख्या 150 बाद में बताई। आगे का सिद्धांत देखते हैं। आगे अब जो भी सिद्धांत सीटीटी में आने वाले थे उसमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो मैंने डाले थे। अब हम बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र भी देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र है बुद्धि लब्धि = मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु, मतलब मानसिक आयु और जो है वास्तविक आयु का मतलब शारीरिक आयु × 100। मतलब अगर हमें किसी बच्चे की मानसिक आयु को जानना है तो हमें उसकी मानसिक आयु के लिए बुद्धि का बौद्धिक एक जो टेस्ट रहती है वो निकाल के फिर बाद में वास्तविक आयु के साथ हम उसे डिवाइड करके × 100 करके उसकी बुद्धि कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। और इस बुद्धि लब्धि का जो ये सूत्र माना है वो उसके प्रतिपादक है विलियम स्टर, जिन्होंने यह बुद्धि के जो सूत्र है वो रखा था 1912 में। तो आज हमने बुद्धि यह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया। इसके अनुसार CTET में पेपर 1 और पेपर 2 में जो भी सवाल आते हैं उसका एक वीडियो में जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं जल्दी से 1-2-3 दिन में वो बना के आपको दे दूंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।